हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉज के बारे में। मेंडल के लॉज के अंदर तीन लॉज आते हैं: प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों ही लॉज के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट लॉ है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर में से एक इंडिविजुअल में स्वयं को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल हो गया, उस इंडिविजुअल के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फ है, दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स है, एलील है, वो सिर्फ एक को ही एक्सप्रेस करते हैं। जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है। जो फैक्टर स्वयं को एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट कहा जाता है, जबकि जो नहीं करता है एक्सप्रेस उसको रिसेसिव कहा जाता है। तो इन दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फ फैक्टर के अंदर यहाँ पे क्या है, ये जो दो फैक्टर है इनमें से एक डोमिनेंट है एंड सेकेंड यहाँ पे रिसेसिव है। डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करता है। इसके अंदर अगर हम देखें इस टेबल के अंदर, तो मेंडल के जो पी प्लांट के मेंडल ने जो लिए थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स और फॉर्म्स, इनके अंदर हाइट की स्टेम की हाइट ली थी, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पोड शेप, पोड का कलर, सीड शेप एंड सीड का कलर। तो इनमें से जो ये यहाँ पे है टोल, कलर्ड, एक्सिल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड, येलो, ये सभी क्या है, डोमिनेंट है। एंड जो बाकी बच गई हैं वो क्या है, ड्वार्फ है। तो इन कैरेक्टर्स के अंदर ये जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर बने हैं यहाँ पे, इनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। जब होमोजाइगस यानी ट्रू ब्रीड वाले टोल मटर के पौधों को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, हमने क्या लिया, एक तो यहाँ पे लिया होमोजाइगस टोल एंड एक होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिए, इनको क्रॉस करवाया गया। क्रॉस कराने के बाद गैमीट्स बनी, देन F1 जनरेशन आई। तो ये जो F1 जनरेशन है इसके अंदर जो प्लांट्स आए हैं वो सभी के सभी क्या है, यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। यानी कि कैपिटल टी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और स्मॉल टी रिसेसिव है। तो सारे के सारे जो पी प्लांट आए हैं ओल्ड टोल प्लांट्स आए हैं यहाँ पे हाइट के अंदर। हालांकि उन्हें ड्वार्फ प्लांट में से एक फैक्टर प्राप्त हुआ है। अब अगर हम इसको F2 के लिए दोबारा से इसकी सेल्फिंग करते हैं F1 जनरेशन की, तो इसके अंदर हमें दिखेगा कि इसके अंदर एक ड्वार्फ एक्सप्रेशन भी आया है। इसके अंदर ये क्या है, ये रिमेन अनएक्सप्रेसिव है, ये हिडन है यहाँ पे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं छिपा हुआ है। रिसेसिव हिडन कैरेक्टर जो फिर से प्रकट हुआ सेकेंड फिलियल जनरेशन के अंदर, वो अनचेंज रहा। ये सेकेंड के अंदर फिर से यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, ये कैसा था, अगेन ड्वार्फ ही था। तो मेंडल की इस खोज ने जो डिसअपियर्ड ब्लेंडिंग की जो डिसअप्रूव कर दी, ब्लेंडिंग की जो ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसको डिसअप्रूव यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, मेंडल की इस खोज ने कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, इनकी मिक्सिंग नहीं हुई, ये ड्वार्फ करेक्टर ये यहाँ पे फिर से F2 जनरेशन के अंदर दिखाई दिया। ठीक है, ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती थी। अब जो नए यहाँ पे F2 जनरेशन आएगी वो इनकी मिक्सिंग से आएगी, या फिर जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स है उनकी मिक्सिंग से आएंगी, ना कि जो पेरेंट्स थे वो वापिस से इनके अंदर एक अगर रिसेसिव करेक्टर था तो वापिस से क्या हो सकता है, वो मिक्स नहीं होता है, वो एक्सप्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर 3 टोल आए हैं जिसके अंदर कैपिटल टी है, और एक यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट आया है। एक और यहाँ पे क्रॉस है होमोजाइगस टोल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट्स के बीच में। इसके अंदर F1 जनरेशन कैसी आई, हेट्रोजाइगस टोल आई है। यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ये हेट्रोजाइगस जनरेशन आई है। इसकी अगर सेल्फिंग की जाती है F2 जनरेशन हमें मिलती है। इस F2 जनरेशन के अंदर एक होमोजाइगस टोल होता है जो कि कैपिटल डी होता है, एक हेट्रोजाइगस टोल यानी कि एक कैपिटल डी एंड एक स्मॉल डी, अगेन एक हेट्रोजाइगस टोल तो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, एंड एक होमोजाइगस ड्वार्फ होता है जो कि कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी होता है। तो यहाँ पे ये जो डोमिनेंस थी, ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हुआ, ये जो है यहाँ पे सारे F1 जनरेशन ने डोमिनेट किया, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर जो यहाँ पे जो हिडन फैक्टर थे या फिर रिसेसिव थे वो वापिस से एक्सप्रेस कर जाते हैं, ना कि वो मिक्स होते हैं।
अब इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है? तो डोमिनेंस का जो फिनोमिना है ये एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि हाइब्रिड की सामान्य डोमिनेंट कैरेक्टर द्वारा हानिकारक रिसेसिव कैरेक्टर्स उनके अंदर छिपे रहते हैं। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। कई बार रिसेसिव कैरेक्टर हार्मफुल होते हैं और डोमिनेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाते हैं एंड जो हानिकारक रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो छिपे रह जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। मनुष्य के अंदर मूर्खता का एक रूप होता है जिसको इडियोसी बोलते हैं। तो इडियोसी हो गई, डायबिटीज हो गई या फिर हीमोफीलिया हो गया, ये भी कैसे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। जब तक यहाँ पे दोनों लेटर्स स्मॉल में नहीं आएंगे, जैसे कि स्मॉल टी या फिर स्मॉल ए, ये दोनों के दोनों यहाँ पे फैक्टर्स नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पे ये जो डिजीज है या फिर ये जो हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो डिजीज कोज नहीं होगी। सेकेंड यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सैग्रीगेशन, यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे गैमीट्स मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जब भी कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर या फिर एलिलोमॉर्फ्स या फिर जीन का एक पेयर को एक हाइब्रिड यानी हेट्रोजाइगोट में एक साथ ये जब आते हैं तो फैक्टर ब्लेंड या मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन बस खुद को जोड़ते हैं वो और एक साथ रहते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के विचार को समझने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, मोनो यानी कि यहाँ पे सिंगल ही पेयर कैरेक्टर का लिया जाएगा। तो इसके अंदर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है फ्लावर का पोजीशन, ये एक ट्रेट है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल एक रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड टर्मिनल एक रिसेसिव है। तो इसके अंदर उदाहरण के लिए जो एक्सियल फ्लावर वाले जो पी प्लांट्स है वो हमने ले लिए कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, और टर्मिनल फूल के जो पौधे हैं वो हमने ले लिए स्मॉल ए। ठीक है, ये क्या ले लिए, स्मॉल ए ले लिए। तो इनके बीच का जो क्रॉस बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। अब यहाँ पे इन दो प्योर वेराइटीज, क्योंकि ये होमोजाइगस है, दोनों ही क्या है, प्योर ब्रीड है, तो इनको एक साथ जब क्रॉस करवाया जाएगा तो जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन यहाँ पे आएगी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये F1 जनरेशन आएगी। तो इसके अंदर ये क्या बन गया, एक ये जो जीनोटाइप आया है वो एक हेट्रोजाइगोट या फिर हाइब्रिड उत्पन्न हुआ है। अब जो पौधे हैं वो अक्सी फूलों यानी कि एक्सिल फ्लावर के साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो एक्सिल के अंदर फ्लावर्स है, ये जो यहाँ पे इसका फिनोटाइप आएगा, जीनोटाइप ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, जो फिनोटाइप आएगा, फिनोटाइप के अंदर सारे के सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, एक्सियल फ्लावर्स होंगे। अब इसको F2 जनरेशन के लिए जब करवाया जाएगा, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई जाएगी तो हमारे पास एक कैपिटल ए आएगा, दो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट आएंगे एंड एक स्मॉल ए आएगा। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे इन तीनों के अंदर ही एक्सियल फ्लावर मिलेंगे एंड इस वन के अंदर यहाँ पे ये वन के अंदर टर्मिनल फ्लावर्स मिलेंगे। तो ये 3:1 का रेशो यहाँ पे आ जाता है। 3 यहाँ पे क्या मिलेंगे, एक्सियल फ्लावर्स वाले प्लांट मिलेंगे एंड 1 यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर वाला पौधा मिलेगा, प्लांट मिलेगा। तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, बेसिकली इसका मीनिंग है कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, वो क्या हो जाते हैं, वो सैग्रीगेट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। एक और यहाँ पे क्रॉस है, यही वाला क्रॉस है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने एक्सियल फ्लावर एंड टर्मिनल फ्लावर्स वाला एग्जांपल जो लिया है, इसके अंदर ऑल एक्सियल फ्लावर आए F1 जनरेशन के अंदर, और फिर से इसकी सेल्फिंग हुई तो जो F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई उसके अंदर यहाँ पे 3/4 एक्सियल फ्लावर्स आए एंड 1/4 टर्मिनल फ्लावर्स आए हैं। और इसके बाद अगर हम देखें इसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम देखें कि हमने क्या लिया है, पेरेंट्स लिया है जो कि प्योर डोमिनेंट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए से, प्योर रिसेसिव जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से। अब गैमीट्स बने, मेल एंड फीमेल गैमीट्स यहाँ पे बन गए हैं, और गैमीट्स की यूनियन होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, गैमीट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये इम्प्योर डोमिनेंट और हाइब्रिड यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे फिर से ये सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट होके यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेग्रीगेट हुए थे फिर से सेग्रीगेट होते अलग होते हैं, एंड यहाँ पे रेशो जो है ये 3:1 का रेशो आ जाता है, जिसके अंदर
दो प्योर डोमिनेंट होते हैं, एक प्योर डोमिनेंट होता है, दो हाइब्रिड होते हैं एंड एक प्योर रिसेसिव होता है। तो ये अगर हम इसका रेशो देखें तो ये आ जाएगा 1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशो है एंड ये फिनोटिपिक रेशो है। फिनोटिपिक रेशो यानी कि कैपिटल ए ये जो हमें नजर आएंगे ये क्या होंगे, ये सारे के सारे एक्सिल फ्लावर वाले प्लांट मिलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर नहीं मिलेंगे, ये एक्सिल फ्लावर वाले प्लांट मिलेंगे। एंड जो वन बच गया है वो कैसा मिलेगा, वो रिसेसिव मिलेगा, यानी कि वो टर्मिनल फ्लावर वाला मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें जीनोटिपिक रेशो के अंदर, तो यहाँ पे वन जो है प्योर डोमिनेंट मिला है, दो हाइब्रिड मिले हैं एंड एक रिसेसिव मिला है यहाँ पे। तो इसमें हमें 1:2:1 इसका जीनोटिपिक रेशो होता है एंड 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशो होता है। तो यहाँ पे जो गैमीट्स की सेपरेशन हुई है, ठीक है, यूनियन यहाँ पे हुई एंड गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सैग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सैग्रीगेट हो जाते हैं। हाइब्रिड F1 में दो प्रकार के मेल और फीमेल के गैमेट्स समान मात्रा में बनते हैं। अलग होने पर ये फैक्टर फर्टिलाइजेशन के समय पे पेयर्स में बेतरतीब ढंग से यानी इरेगुलरली जुड़ जाते हैं और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्योर होमोजाइगस फॉर्म दोनों फैक्टर्स समान होने के कारण केवल एक प्रकार के गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। होमोजाइगस की जब हम बात करें तो एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे। यही कारण है कि लाव सेग्रीगेशन को गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एलील पेयर्स के अलग होने या अलग होने के रूप को परिभाषित किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट्स के रैंडम फ्यूजन द्वारा पेयर्ड कंडीशन को वापस से रिज्यूम किया जाता है, वापस से बहाल किया जाता है। तो ये होता है लाव सेग्रीगेशन के अंदर। यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि हमने यहाँ पे लिए हैं पेरेंट्स हमने लिए यहाँ पे स्मूथ वेराइटी वाले एंड रिंकल्ड वेराइटी वाले सीड्स के साथ गैमीट्स यहाँ पे बने, ठीक है, एक यहाँ पे कैपिटल एस बना, एक यहाँ पे स्मॉल एस बना। और अब F1 जनरेशन जो आएगी ये कैसी बनी, हाइब्रिड बनी, इसके अंदर एक कैपिटल एस है एक स्मॉल एस है, ये हाइब्रिड यहाँ पे बन गया। और ये कैसा है, ये स्मूथ वेराइटी वाला ही है, अभी तक तो इसका फिनोटाइप स्मूथ वेराइटी वाला है, जीनोटाइप इसका हाइब्रिड है। अब इसके अंदर एक यहाँ पे ये स्केयर बनता है जिसको पन्नेट स्केयर बोलते हैं। ये ऐसे स्केयर बनाया जाता है और यहाँ पे पेरेंट्स ले लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिए यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस, ये F1 जनरेशन वाले पेरेंट्स यहाँ पे हमने लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैपिटल एस एंड कैपिटल एस है वो दोनों यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे एक कैपिटल एस है एक स्मॉल एस है, तो ये कैपिटल एस स्मॉल एस यहाँ पे आ गया। थर्ड में अगर हम देखें इनकी पेयरिंग, तो एक कैपिटल एस है एक स्मॉल एस है, यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये दोनों ही स्मॉल एस है, तो ये कैसा हो गया, प्योर रिंकल्ड यहाँ पे वेराइटी आ गई है। और ये जो तीन बचे हैं वो तीन कैसे आ गए, स्मूथ वेराइटी आई है। तो इसका फिनोटिपिक रेशो की हम बात करें, यानी बिना इसको जीनोटाइप देखे बाहर से अपीयरेंस इनकी मोर्फोलॉजी कैसी होगी, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो प्योर या फिर होमोजाइगस हो, तीनों ही कैसे नजर आएंगे, स्मूथ नजर आएंगे, स्मूथ सीड्स वाले नजर आएंगे। एंड जो स्मॉल एस के साथ है वो रिंकल्ड सीड यहाँ पे शो करेगा। तो तीन स्मूथ वन रिंकल्ड यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो होगा। जीनोटिपिक रेशो की हम बात करें तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या आए हैं, एक कैपिटल एस आया है, एक दो हाइब्रिड यहाँ पे आए हैं एंड एक स्मॉल एस आया है। तो इसके अंदर ये यहाँ पे प्योर हो गया और ये प्योर होमोजाइगस हो गया एंड ये हाइब्रिड हो गई। तो 1:2:1 इसका जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे होता है। तो ये जो यहाँ पे एक स्केयर बना है इसको पन्नेट स्केयर बोलते हैं, फिर चेकर बोर्ड इसको बोला जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम एक इंग्लिश जेनेटिस्ट RC पन्नेट ने यूज किया था। एंड ये जो रेशो निकले हैं इसके, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इनको, यहाँ जो हाइब्रिड F1 हेट्रोजाइगोट है, इसका मतलब पेरेंट्स दोनों हेट्रोजाइगस है, यानी कि वो एक कैपिटल है एक स्मॉल है। सेल्फ पोलिनेशन पर F1 के ऑफस्प्रिंग्स को मेल गैमेट कैपिटल ए स्मॉल ए फैक्टर प्राप्त होता है। सेल्फ पोलिनेशन जब इनकी होती है F1 जनरेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक तो होता है स्मॉल ए, एक होता है कैपिटल ए। इसी प्रकार फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल गैमेट कैपिटल ए और स्मॉल ए फैक्टर प्राप्त होता है। अतः मेल और फीमेल दोनों के गैमेट कैपिटल ए एंड स्मॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाती है, ठीक है, 1/2 यहाँ पे हो जाती है।
और इसको अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं इस जीनोटाइप के, जिसके अंदर यहाँ पे एक तो यहाँ पे प्योर होमोजाइगस होता है, 2 हाइब्रिड होते हैं एंड एक प्योर होमोजाइगस होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें, ठीक है, कैपिटल ए जो है ये मेल गैमेट से आया है और ए फ्रॉम फीमेल गैमेट, तो ये बन गया यहाँ पे स्मॉल कैपिटल ए। ऐसे ही कैपिटल ए मेल गैमेट से आया है, स्मॉल ए फीमेल गैमेट से आया है, तो ये बन गया यहाँ पे एक हाइब्रिड यहाँ पे बन गया है। और ऐसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर स्मॉल ए मेल गैमेट से आया, कैपिटल ए फीमेल गैमेट से आया, तो ये बन गया स्मॉल ए कैपिटल ए का एक कॉम्बिनेशन। फोर्थ है यहाँ पे स्मॉल ए मेल गैमेट से आया एंड स्मॉल ए ही फीमेल गैमेट से आया, तो ये एक अगेन क्या बन गया, होमोजाइगोट यहाँ पे बन गया कंडीशन। तो ये सारे यहाँ पे क्या आ गए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल से आए हैं एक एक पे, और एक एक, और यहाँ पे क्या बना लिया इन्होंने, एक पेयर बना लिया है। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे कि जीनोटाइप है वन पेरेंट का जीनोटाइप हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, पनेट स्क्वायर के यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या आएंगे, एक तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ए जिसके अंदर एक ए मेल से आया है, एक ए फीमेल से आया है। ऐसे ही 2 यहाँ पे हेट्रोजाइगोट बनेंगे और एक यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे बनता है। अब इन सभी रिजल्ट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर लागू करने के लिए F2 के जो F2 के जो रिजल्ट आए हैं, ये सभी F2 के जो रिजल्ट आए हैं, इसके इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी का गुणनफल क्या होगा, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा है कि क्या इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैपिटल ए स्मॉल ए पेरेंट है उससे क्या आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल स्मॉल ए पेरेंट है ये वाले, इनसे क्या आ सकता है, इनसे हाफ ए आ सकता है एंड हाफ यहाँ पे स्मॉल ए आ सकता है। 1/2 कैपिटल ए एंड 1/2 यहाँ पे स्मॉल ए आ सकता है। ऐसे ही अदर पेरेंट्स से, दूसरे पेरेंट्स से क्या आएंगे, इससे भी एक यहाँ पे हाफ ए आया कैपिटल एंड हाफ स्मॉल ए आया। अब इनको अगर हम यहाँ पे कंबाइन करें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1/4 कैपिटल ए 1/4 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड 1/4 कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बच गया है ये वाला, ये क्या बच गया है 1/4 स्मॉल ए, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गए, 2 हाइब्रिड हो गए हैं, एक यहाँ पे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये कंडीशन आ गई है। अब इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करके देखें तो 1/4 कैपिटल ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे जब ऐड करेंगे तो 1/2 हाइड्रोजाइगोट आएगा, हाइब्रिड आएगा एंड 1/4 स्मॉल ए आएगा। तो इस वे में यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन F2 प्रोडक्ट्स के अंदर लागू किया जाता है एंड इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 कैपिटल ए की है, 1/2 कैपिटल ए स्मॉल ए की है, 1/4 स्मॉल ए एंड स्मॉल ए की है। रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हुए मेंडल अपने निष्कर्ष निकालने में सक्षम थे और उन्हें इस प्रकार सारांशित कर सकते हैं, ठीक है। मेंडल जो निष्कर्ष निकाले थे, जो कंक्लूजन बनाए थे, तो इनके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर हेरिडिटरी ट्रेट के लिए एक पौधे में 2 जीन या फिर एलील होते हैं जो सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल ए या फिर दोनों होमोजाइगस ही हो, वो सेम भी हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। निश्चित तत्व यानी कि डिफाइंड एलिमेंट्स या फैक्टर या जीन्स हैं जो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को निर्धारित करते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनको लेके जाते हैं, इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाते हैं, उनको कुछ डिफाइंड एलिमेंट्स और फैक्टर्स और जीन कहा जाता है। जब 2 एलील डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक जैसे कि ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये डिफरेंट हो गया, तो एक एक्सप्रेस यानी डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। जैसे ये एक्सप्रेस हुआ है एंड स्मॉल ए यहाँ पे रिसेसिव होता है। प्रकृति में अपरिवर्तित यानी अनचेंज्ड एलील गैमीट में अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गैमीट में
प्रत्येक पेयर का केवल एक एलील आता है। मेंडल लॉज ऑफ जो मेंडल्स का लॉ है ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए गैमीट ट्रेट के लिए प्योर होते हैं। ठीक है, गैमीट्स ट्रेट क्या होंगी, गैमीट ट्रेट्स के लिए प्योर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या चलता रहता है, इनके अंदर गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे इनका ये अलग अलग होते रहते हैं, ये सैग्रीगेट होते रहते हैं। और सेग्रीगेट होंगे तो यहाँ पे आगे जाके क्या आएगा, ये वापिस से अपना जो इनका पेयर है वो रिज्यूम करने के लिए एक मेल से लेंगे और एक फीमेल से लेंगे। एक पेयर के दो फैक्टर मेल या फीमेल गैमेट के समान आवर्ती यानी कि इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि मेल का कोई फैक्टर ज्यादा या फिर फीमेल का कोई फैक्टर ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, ये इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं, समान आवर्ती इनके अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन के समय मेल और फीमेल गैमेट्स का यादृच्छिक एकीकरण यानी कि रैंडम यूनाइटिंग होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में, तो उस टाइम पे इनकी रैंडम यूनाइटिंग होती है, रैंडमली ये यूनाइट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑफस्प्रिंग्स के बीच वैकल्पिक लक्षणों यानी कि अल्टरनेटिव ट्रेट्स का अनुमानित अनुपात होता है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो रिजल्ट बताए हैं यहाँ तक जितने भी, ये सारे के सारे क्या है, ये अनुमानित है, ये प्रोबेबल है। ठीक है, अब कौन सा पेयर वो रिसीव करेगा इनका ऑफस्प्रिंग, वो उस पर डिपेंड करता है। ये सारे क्या है, ये प्रिडिक्टेबल रेशो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन का लॉ हो गया। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है कि क्रोमोसोम के जो विभिन्न जोड़े में स्थित विभिन्न कैरेक्टर के फैक्टर्स गैमेट फॉर्मेशन यानी म्योसिस के दौरान सेग्रीगेट होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली अशोर्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि यदि एक समय में दो या दो से अधिक फैक्टर्स की इनहेरिटेंस कंसीडर अगर हम करते हैं, तो गैमीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और बाद की जो जनरेशन की जो प्रोजेनी है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स की जो इनहेरिटेंस होती है उनको अगर हम कंसीडर करें, तो गैमीट्स का जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाद की जनरेशन्स के अंदर, वो स्वतंत्र रूप से होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होगा, ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। गैमेट्स और जाइगोट में अलग अलग फैक्टर्स या एलिलोमॉर्फिक पेयर खुद को जोड़ते हैं और ठीक है, पहले यूनाइट होते हैं गैमेट्स जाइगोट के अंदर, फिर क्या होता है, फिर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अशोर्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। अकेले करैक्टर पेयर पर विचार करने के बाद मेंडल ने अब एक साथ दो करैक्टर्स के जोड़े के साथ प्रयोग करना स्टार्ट किया और इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया गया। अब तक उन्होंने क्या किया था, एक ही, जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो दोनों के अंदर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना होता है। ठीक है, वहां पे दोनों के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है इसके अंदर डाई हाइब्रिड रेशो वाले डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे बनता है। मेंडल ने राउंड और येलो कोटिलिडन्स यानी सीड्स वाली एक वैरायटी के साथ रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स वाली वैरायटी को क्रॉस किया। पहले हम ले रहे थे राउंड के साथ रिंकल्ड का किया है, फिर येलो के साथ ग्रीन का किया। अब हमने यहाँ पे दो करेक्टर्स ले लिए हैं, यहाँ पे क्या ले लिए, दो करेक्टर्स ले लिए हैं, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। तो इन दो करेक्टर्स, इन दो ट्रेड्स का जब क्रॉस करवाया गया, इन दो वेराइटीज का जब क्रॉस करवाया गया, तो इस टाइप के हमें रिजल्ट आए। इस टाइप के रिजल्ट्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिया येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड पेरेंट्स यहाँ पे लिए हैं, उनके ये जीनोटिपिक अजाइन हमने किए हैं, कैपिटल वाले हो गए एंड स्मॉल वाले हो गए। फिर गैमेट की फॉर्मेशन हुई, गैमेट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली अशोर्ट हुए हैं। इसके बाद F1 जनरेशन जो आई है, ये क्या बनी है, यहाँ पे F1 जनरेशन ये येलो राउंड बनी है, सारे इसके अंदर क्या है, ये वाले आए हैं, डोमिनेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ग्रीन रिंकल का कोई यहाँ पे एलील नहीं आया, वो भी आए हैं जो कि आगे जाके कभी एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब F1 जनरेशन की जब सैल्फिंग की जाती है तो फिर से गैमेट्स बनते हैं और F2 जनरेशन हमें ऑब्टेन होती है। तो इस प्रकार का हमें यहाँ पे ये जो है ऑब्टेन होगी, जिसके अंदर इस साइड यहाँ पे मेल के गैमेट्स हो गए, इस साइड यहाँ पे फीमेल के गैमेट्स हो गए। तो इनके अंदर हम देखें जिसके अंदर एक एटलीस्ट ए कैपिटल वाई है और ए कैपिटल आर है। ठीक है, जिसके अंदर एक कैपिटल वाई है एंड ए कैपिटल आर है।
एक कैपिटल वाई है एंड एक कैपिटल आर है, इसको हम बोलेंगे येलो राउंड, इसको बोला जाएगा येलो राउंड। ये कितने यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर एक ये हो गया, ठीक है, 1 हो गया, येलो कैपिटल आर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इसके बाद ये रिंकल्ड आ गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 7, येलो राउंड 8 और 9। ठीक है, तो ये 9 यहाँ पे येलो राउंड आ गए हैं, ठीक है, 9 यहाँ पे येलो राउंड आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें कि एटलीस्ट एक यहाँ पे कैपिटल वाई हो और एक स्मॉल आर हो यहाँ पे, ये कंडीशन अगर हो, यानी एक कैपिटल वाई अगर यहाँ पे हम देखें जिसके अंदर है, तो एक कैपिटल वाई है एंड एक स्मॉल आर यहाँ पे है। सेकेंड वाला हमें नहीं देखना है कि एटलीस्ट ये तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस कंडीशन के अंदर एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल आर है, तो ये येलो रिंकल्ड यहाँ पे हुआ, येलो रिंकल्ड एक ये हो गया, ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे, ये हो गया, 2 हो गया, और एक और यहाँ पे येलो रिंकल्ड अगर हम देखें ये हो गया, ठीक है, 3 हो गई। तो 3 यहाँ पे क्या हो गई, येलो रिंकल्ड यहाँ पे आ गई है, येलो रिंकल्ड आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे स्मॉल वाई हो, एक स्मॉल वाई हो, और एटलीस्ट यहाँ पे एक कैपिटल आर हो, ये कंडीशन हो। तो ये कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पे कैपिटल आर हो, ठीक है, कैपिटल आर हो, एक स्मॉल वाई हो, ये कंडीशन हो गई। ग्रीन राउंड हो गई, ठीक है, ग्रीन राउंड ये हो गई एंड ग्रीन राउंड ये हो गई। तो ये कितने हो गए, ये अगेन 3 यहाँ पे हो गए हैं, जो क्या है यहाँ पे ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। अब यहाँ पे एक ही बच गया है, वो क्या बच गया है, यहाँ पे एक बच गया है, जिसके अंदर एक तो यहाँ पे कैपिटल वाई हो, कैपिटल वाई हो, और दो यहाँ पे क्या हो, दो यहाँ पे स्मॉल आर हो, दो स्मॉल आर हो, या फिर सिंपली हम इसको ले लेते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट दो स्मॉल आर हो। तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड यहाँ पे हो जाएगा, ग्रीन रिंकल्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वे में जो हमारा रेशो है 9:3:3:1 का रेशो यहाँ पे आ जाता है। फिनोटिपिक रेशो है ये, ठीक है, जिसके अंदर 9 येलो राउंड यहाँ पे सीड्स आए हैं, 3 येलो रिंकल्ड आए हैं, और 3 ग्रीन राउंड आए हैं एंड 1 यहाँ पे ग्रीन रिंकल्ड आया है। तो 9:3:3:1 का रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आ जाता है। और अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशो देखें तो जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे आता है 1:2:2, जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे आ जाएगा, जीनोटिपिक रेशो ये होगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो ये इसका जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे हो गया है, जिसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे गैमीट्स के टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम पे फ्यूजन होता है, एंड फिर फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो जाते हैं, फिर से ये सेपरेट हो जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फिर से ये सेपरेट हो जाते हैं एंड इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ये 3 लॉज थे मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इनके अंदर बेसिकली आता है क्रॉस के ऊपर, ठीक है, लॉ के ऊपर जो आएगा कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस डिफाइन करो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना के, फिर एग्जांपल के साथ, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है, या फिर सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि रेशो क्या हो सकता है, या तो इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन लॉज को, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने मेंडलिज्म के बारे में, लॉ ऑफ जो मेंडल के लॉ है 3 उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे मेंडलिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जीन इंटरेक्शंस की जो हमने बात की थी कि कुछ जीन इंटरेक्शंस होती हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, तो वो सभी टर्म्स या फिर वो सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much.